Hello everyone. Today we are going to discuss the remaining topic of the first chapter, that is सेल. ओके, सो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट, फिर हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन की. राइट, तो हमने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन का जब देखा था तो वहाँ पे हमने देखा था अभी तक क्या क्या देखा. अभी तक ये देखा कि नॉर्मली जो ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो होता है या तो ऑस्मोसिस से या फिर डिफ्यूजन से. राइट, तो वो अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, तो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए वो वैलिड है, सही है. लेकिन अगर कोई बड़ा बायोमॉलिक्यूल है या फिर कंप्लीटली बहुत सारे ऐसे सेल हैं जो कि कुछ माइक्रोब्स को क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं. राइट, अगर हम अपने बॉडी के अंदर बात करें तो जो WBC है, राइट, वो क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल को, फॉरेन मॉलिक्यूल को क्या करता है, इंगल्फ करता है. तो वो उस मेथड से नहीं हो सकता, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से नहीं हो सकता. तो फॉर दैट क्या वहाँ पे यूज होता है, दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट. तो हम लोग आज देखेंगे सबसे पहले बल्क ट्रांसपोर्ट. ओके, और जब हम बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो ये मेनली तीन तरीके का हो सकता है. एक होता है जिसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस. ओके, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस. राइट, और एक जो होता है उसको बोलते हैं रिसेप्टर मेडिएटेड राइट, इसको बोलेंगे क्या, रिसेप्टर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो होगा. ठीक है, तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें मेनली इन दोनों को देखना है. राइट, तो अगर हम बात करेंगे इंडोसाइटोसिस तो यहाँ पे, राइट, यहाँ पे इसको हटा देते हैं. बस आप ये ध्यान रखो कि दो तरीके से होगा, एक इंडोसाइटोसिस, एक एक्सोसाइटोसिस. अगर इंडोसाइटोसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, फाइगोसाइटोसिस. राइट, देन क्या होगा यहाँ पे, पिनोसाइटोसिस, और इसी के अंदर हम इंक्लूड कर देते हैं एक रिसेप्टर मेडिएटेड. क्लियर है? तो आपको ध्यान देना है कि साइटोसिस मतलब सेल से रिलेटेड कोई भी टर्म होता है वहां पे हम यूज करते हैं क्या, साइटोसिस. साइटो मतलब क्या, सेल. आप पढ़े होंगे एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं साइटोलॉजी. तो साइटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सेल. राइट, तो उसी तरीके से जो नेम है उसी के अकॉर्डिंग टू हम उसको मेमोराइज, रिमेंबर कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे इंडो मतलब क्या, अंदर, एक्सो मतलब क्या, बाहर, और यहाँ पे हम किस चीज के अंदर और बाहर मतलब आने जाने की बात कर रहे हैं. तो वो होगा क्या, लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज बायोमॉलिक्यूल. तो यहाँ पे अगर कोई लार्ज बायोमॉलिक्यूल या कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स अगर किसी सेल के अंदर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ क्या, सेल मेम्ब्रेन, तो उसको बोलेंगे क्या, इंडोसाइटोसिस. अगर सेम उसी का जस्ट अपोजिट अगर बात करें कि सेल के अंदर से कुछ एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल है वो अगर सेल के बाहर जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस. अब देखो यहाँ पे, तो अब हो सकता है कि वो जो इनवर्ड मूवमेंट और आउटवर्ड मूवमेंट जो हो रहा है तो वो सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड मटेरियल का भी हो सकता है. राइट, तो अगर सॉलिड मटेरियल का होगा मूवमेंट तो उसको क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस. राइट, क्या बोलेंगे उसको, फैगोसाइटोसिस. मतलब यहाँ पे क्या होगा, द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल. राइट, और इसीलिए अगर एक खुद से सोचो, अगर हम लोग कोई सॉलिड फूड को इंगल्फ करते हैं या सॉलिड फूड को टेक करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईटिंग. क्या बोलते हैं, ईटिंग. तो उसी तरीके से जो फैगोसाइटोसिस है उसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं सेल ईटिंग. ओके, क्या बोलेंगे इसको, सेल ईटिंग. अब दूसरा जो है जिसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस. तो आपको ध्यान रखना है, पिनो का मतलब यहाँ पे लिक्विड. तो यहाँ पे किस चीज का होगा, लिक्विड का. और लिक्विड, अगर हम कोई लिक्विड लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग. तो
तो इसीलिए यहां पे इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेल ड्रिंकिंग, राइट। अब तीसरा जो है वो है रिसेप्टर मेडिएटेड। वहां पे क्या होगा कि जैसे एक नॉर्मल, यहां पे आपको समझ में आ गया होगा क्या, एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या, द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉलिड और एनी लार्ज बायोमोलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस। अगर सेम वही होगा क्या, द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल या लार्ज बायोमोलिक्यूल फ्रॉम द सेल टू आउटसाइड, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। अगर इंडोसाइटोसिस की बात करेंगे यहाँ पे तो वो 3 तरीके का हो सकता है। एक फेगोसाइटोसिस मतलब प्रोसेस सेम है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड, तो उसको हम बोलेंगे क्या, सेल ईटिंग। अगर हम बात करेंगे पिनोसाइटोसिस, पिनो मतलब क्या, लिक्विड, और उसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे, सेल ड्रिंकिंग। और तीसरा जो है वो क्या है, रिसेप्टर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो है, तो वहां पे क्या होगा कि जैसे ये मान के चलते हैं कि ये सेल है, राइट, तो और यहाँ पे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के साइड पे यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ये जो है आपका ये होता है रिसेप्टर, राइट। और कोई पर्टिकुलर जो बायोमोलिक्यूल है वो आकर के इससे अटैच होगा और फिर जाकर के ये कहाँ जाएगा, सेल के अंदर। तो ये डायरेक्ट नहीं हुआ, ये वेसिकल के फॉर्म में नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि रिसेप्टर है, रिसेप्टर ने मॉलिक्यूल को रिसीव करा और फिर उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। तो ये अगर रिसेप्टर के बेसिस पे होगा उसको बोलेंगे रिसेप्टर मेडिएटेड। अगर नॉर्मली लिक्विड का हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, पिनोसाइटोसिस, और उसका दूसरा नाम क्या, सेल ड्रिंकिंग। अगर फेगोसाइटोसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे सॉलिड का होगा और ये इसको क्या बोलेंगे, सेल ईटिंग। ओके, सो दिस इज अबाउट इंडोसाइटोसिस। अगर सेम यही चीज होगा कहाँ पे, एक्सो में, तो उसको बोलेंगे एक्सोफेगोसाइटोसिस, मतलब सॉलिड पार्टिकल का सेल से बाहर जाना, एक्सोफेगोसाइटोसिस। किसी लिक्विड पार्टिकल का सेल से बाहर जाना, एक्सोपिनोसाइटोसिस। इस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। अब देखो एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज का बॉडी से बाहर जाना, तो वहां पे एक टर्म यूज करते हैं ना, उसको जो बाहर क्या जाएगा, जिसका सेल के अंदर जरूरत नहीं है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे इसको हमने बोला सेल ईटिंग, इसको बोला सेल ड्रिंकिंग, उसी तरीके से एक्सोसाइटोसिस को बोलेंगे सेल वोमिटिंग। क्या बोलेंगे इसको, सेल वोमिटिंग। तो आपको ये बल्क ट्रांसपोर्ट, देखो एक चीज और ध्यान रखना है कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। तो डिफ्यूजन क्या होगा, अपने आप होगा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो दैट इज अ पैसिव। और उसके अलावा जितना भी है ऑल आर एक्टिव, और एक्टिव है मतलब वहां पे क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट है, मतलब इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा कैसा है, एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ओके, अब हम लोग एक छोटा सा फिगर के थ्रू देखते हैं कि हाँ किस तरीके से कोई भी चीज अंदर आता है, राइट। जैसे ये सेल है, राइट, ठीक, और यहां पे मान लेते हैं कोई ये बैक्टीरिया का मॉलिक्यूल है और ये आपका क्या है, WBC। अब ये इसका काम क्या है कि ये फॉरेन पार्टिकल को, पैथोजन को क्या करेगा, इंगल्फ करेगा। तो अगले स्टेज में क्या होगा, देखो ये क्या करेगा, जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगा, ये जो मॉलिक्यूल है इसको सराउंड करेगा विद द इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। बाकी हर चीज यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देखो ये किस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो जाएगा, राइट। ये आपका जो बैक्टीरिया है वो आपका आ गया अंदर। फिर अगर नेक्स्ट में देखेंगे तो ये देखो, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है, और ये क्या हो गया आपका, ये अब सेल के अंदर आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स।
राइट। तो ये एक तरीके से किस चीज का प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस हुआ ये, इसको बोलेंगे क्या, इंडोसाइटोसिस। तो अगर ये सॉलिड पार्टिकल का हो रहा है फैगोसाइटोसिस, अगर सेम लिक्विड पार्टिकल का होगा पिनोसाइटोसिस, राइट। और सेम इसी तरीके से जब एक्सो होगा तो क्या होगा कि ये मान लेते हैं यहाँ पे बेस्ट मटेरियल है, ये पहले जाकर के अटैच होगा किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, रप्चर होगा, और फिर ये जो भी यहाँ पे होगा वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, वो बाहर जा रहा है, अंदर नहीं आ रहा, वो बाहर जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट बल्क ट्रांसपोर्ट। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि बल्क ट्रांसपोर्ट में लार्ज बायोमोलिक्यूल का होगा ट्रांसपोर्टेशन, या तो अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है। फॉर इनकमिंग वी यूज द टर्म इंडोसाइटोसिस, फॉर आउटगोइंग वी यूज द टर्म एक्सोसाइटोसिस। अगर सॉलिड होगा फैगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड होगा पिनोसाइटोसिस। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज एन एक्टिव प्रोसेस, मतलब क्या कि इट विल रिक्वायर एटीपी फॉर देयर functioning. Okay, so this is all about bulk transport. Now we will move towards cell division. ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। ओके, तो फिर भी आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनना। अगर हम बात करेंगे सेल डिवीजन की, राइट, तो सेल डिवीजन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कोई सेल डिवीजन के लिए चला जाएगा। फॉर डिवीजन एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन चाहिए, मतलब वहां पे जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी चीज वहां पे रिक्वायर्ड होगा उसका पहले क्या होता है, फॉर्मेशन होगा, सारा प्रिपरेशन होगा। आफ्टर दैट सेल विल गो फॉर देयर डिवीजन। ओके, तो आपको देखना है कि सेल डिवीजन से पहले एक टर्म है जिसको बोलते हैं सेल साइकिल, और ये सेल साइकिल ही है जिसके थ्रू कंप्लीटली एक सेल क्या होगा वहां पे डिवाइड करेगा, और उससे पहले का जो प्रिपरेशन होता है वो भी वो कंप्लीट करेगा। तो देखते हैं सेल साइकिल क्या है। ये देखो, ये क्या होगा यहाँ पे इस तरीके से, ये सेंटर मान लेते हैं। तो ये जो आपका फेज है इसको बोलते हैं G1 फेज। ये पूरे सेल साइकिल को अलग अलग फेज में डिवाइड किया गया है, राइट। तो पहला जो फेज होता है उसको बोलते हैं G1 फेज, राइट। दूसरा जो फेज होता है उसको बोलते हैं S फेज, राइट। तीसरा जो फेज होगा इसको बोलेंगे G2 फेज, राइट। और एक जो ये मेन फेज होगा यहाँ पे इसको बोलेंगे M फेज, राइट। तो यहाँ पे G मतलब क्या हुआ, गैप। यहाँ पे G का मतलब क्या हुआ, गैप 1। S मतलब हुआ यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज, राइट। यहाँ पे क्या बोलेंगे, गैप 1 फेज। इसको क्या बोलेंगे, गैप 2 फेज। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइटोटिक फेज। मतलब मेन जो डिवीजन है वो कहां पे होगा, किस फेज पे होगा, यहां पे होगा, राइट। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये अगर हम यहां से मान करके चलते हैं तो ये जो है आपका यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा जो है ये होता है रेस्टिंग फेज, राइट। और ये जो रेस्टिंग फेज है इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेज। आपको ध्यान रखना है कि सेल साइकिल को मेनली अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला जो फेज है उसको बोलते हैं G1 फेज, फिर क्या S फेज, फिर क्या G2 फेज, और फिर क्या M फेज। तो मेन जो डिवीजन होता है वो कहाँ होता है, M फेज में। लेकिन उससे पहले मतलब ये G1 से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक,
राइट। ये जो कंप्लीट जो यहाँ तक का साइकिल है उसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज, मतलब यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा, वो अपने आप को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा फॉर सेल डिवीजन, तो उसको नाम देते हैं क्या, इंटरफेज। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट जो फेज है, तो ऐसे अगर ऑप्शन दिया है G1 S G2 M, तब तो हो जाएगा क्या, G1। लेकिन अगर आपको वहां पे इंटरफेज भी हो ऑप्शन हो, तो आपको क्या टिक करना है, इंटरफेज, मतलब सेल साइकिल का सबसे जो लॉन्गेस्ट फेज होगा दैट इज इंटरफेज। और अगर वहां पे ऑप्शन क्या है, इंटरफेज ना हो और ये अलग अलग चारों फेज दिया है, तब वो लॉन्गेस्ट फेज क्या होगा, G1 फेज होगा। तो यहाँ पे G1 में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होगा, जो भी क्या करना है, अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स बनाने हैं, जो भी बनाने वो यहाँ पे बन जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे जो क्या होता है, सिंथेटिक फेज जो होता है, वहां पे क्या होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन है। इसमें क्या होगा, एस फेज में, इसका नाम ही है सिंथेटिक फेज, मतलब यहाँ सिंथेसिस होगा, डुप्लीकेशन होगा, किसका, क्रोमोसोम का। अब बाकी फिर यहाँ पे इसका क्रॉस चेकिंग होगा कि अच्छे तरीके से डुप्लीकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके अलावा अब क्योंकि इसके बाद सेल डिवीजन करने वाला है, तो इससे पहले जो भी और रिक्वायरमेंट होगा वो सारा का सारा कहाँ पे हो जाएगा, G2 फेज में, राइट। तो आपको बस ध्यान रखना है कि सेल साइकिल 4 फेजेस में डिवाइड है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। तो मेन जो डिवीजन होता है वो होता है M फेज में, और उसके अलावा जितना भी फेज है सबको हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, इंटरफेज, राइट। और G1 मतलब गैप 1, वहां पे क्या होगा, हर चीज का डुप्लीकेशन होगा, मतलब जो अदर सेल और गैली वगैरह जो भी वहां पे चाहिए वो सारा उधर बनेगा। और S फेज मतलब सिंथेटिक, मतलब यहाँ पे S से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ DNA का डुप्लीकेशन होगा, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा। और G2 मतलब इसका क्रॉस चेकिंग होगा, और साथ ही साथ और जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो वहां पे होगा। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद अब सेल कहाँ इंटर कर जाएगा, डिवीजन वाले फेज में, राइट। तो दिस इज सेल साइकिल, राइट। और आपको ध्यान रखना है कि आउट ऑफ दिस 4 सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन, G1। लेकिन ऐसे बात करेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट क्या है, इंटरफेज। तो वैसे लॉन्गेस्ट क्या है, इंटरफेज, लेकिन इन चारों में से लॉन्गेस्ट क्या है, G1 फेज। ओके, अब हम लोग आते हैं मेनली सेल डिवीजन में। तो देखो ये सेल डिवीजन जो है वो मेनली 2 तरीके का होता है, इसका ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, जरूरत नहीं है। देखो मेनली सेल डिवीजन 2 तरीके का होता है, एक होता है उसको बोलते हैं माइटोसिस, और दूसरी आप आगे जो भी पढ़ोगे ना 10th क्लास में या जो भी जहाँ भी पढ़ोगे ये टर्म यूज होता है बार बार, इसलिए मैं इसको एक बार सिंपल आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ कि एक जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, माइटोसिस, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं क्या, मियोसिस, राइट। तो देखो जो माइटोसिस है इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल मतलब क्या हुआ, इक्वल। कैसे बोलते हैं इसको अभी देखते हैं। और जो मियोसिस है या मियोटिक जो डिवीजन होगा ये होगा, इसको बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शनल डिवीजन। अब देखो जो माइटोसिस है ये रिक्वायर्ड होता है, माइटोसिस के थ्रू कभी भी वेरिएशन नहीं आएगा, मतलब यहां पे नो वेरिएशन, राइट, ओनली मल्टीप्लीकेशन, मतलब सिर्फ नंबर बढ़ रहा है, यहां पे कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये हेल्प करेगा किस चीज में, ग्रोथ एंड रिपेयर मैकेनिज्म। ये जो माइटोसिस है इट विल हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर मैकेनिज्म। लेकिन जब हम बात करेंगे मियोसिस की तो यहां पे क्या होगा, वेरिएशन आएगा, और ये किस चीज में हेल्प करता है, इट विल हेल्प इन सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, राइट। अगर कहीं भी वेरिएशन आना है जो भी है तो वहां पे कौन आएगा, मियोसिस। और जब हम बात करते हैं माइटोसिस की तो ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे काम करेगा, जहां पे नंबर बढ़ाना हो। जैसे आप मान लो कि आपके बॉडी का कोई भी पार्ट इंजर्ड हो जाता है तो वापस स्किन, जैसे स्किन रिमूव हो गया फिर स्किन वापस आता है या नहीं आता, आता है। तो वहां पे कंप्लीट फिर से वैसा का वैसा सब कुछ आ जाता है, मतलब कोई वेरिएशन नहीं है, सिर्फ सब कुछ पहले से जैसा हो गया। तो वहां पे क्या हुआ, सिर्फ ग्रोथ हुआ है, रिपेयर हुआ है। तो उसके लिए वहां पे कौन काम करेगा, माइटोसिस। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे गैमीट फॉर्मेशन, मेल और फीमेल गैमीट बनता है ये, तो वो किसके थ्रू होगा, मियोसिस। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वेरिएशन आता है, राइट। अभी और थोड़ा सा देखते हैं इसको। अब देखो, जैसे ये हम मान के चलते हैं, आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी ह्यूमन के केस में अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो भी सेल है वो कैसा है, डिप्लॉइड है। ये दो टर्म है, एक टर्म है उसको बोलते हैं डिप्लॉइड और एक टर्म है जिसको बोलते हैं हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड का मतलब हुआ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, राइट। और यहां पे डिप्लॉइड का मतलब क्या हुआ, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं कि हाँ ह्यूमन के अंदर कितना क्रोमोसोम है, तो हम बोलते हैं ना या तो 23 पेयर बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं 46। तो जहां पे हमने पेयर की बात करी मतलब वो कैसा हो गया, डिप्लॉइड। और जैसे हम बोलते हैं गैमीट, तो गैमीट के अंदर कितना क्रोमोसोम होता है, 23। वहां पे पेयर नहीं बोलते, मतलब वहां पे क्या है, सिंगल सेट। तभी तो सिंगल सेट मदर से आता है, सिंगल सेट फादर से आता है, फिर वो फ्यूज करके फर्टिलाइज करके फिर एक नॉर्मल जो डिप्लॉइड होना चाहिए उसको करता, वो फॉर्म होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली ह्यूमन जो है वो कैसा है, डिप्लॉइड, लेकिन वहां पे जो गैमीट बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड, ठीक है। अभी देखो, और इसको डिप्लॉइड और हैप्लॉइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो देखो, अगर डिप्लॉइड है तो यहाँ पे टर्म यूज करेंगे 2n, राइट। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखते हैं, ये भी कैसा 2n, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। अब यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस। तो जब माइटोसिस होगा तो एक सेल से कितना सेल बनेगा, यहाँ पे 2, राइट। अब ये देखो, ये भी 2n, ये भी 2n, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा, क्रोमोसोम नंबर बढ़ घट नहीं रहा है, वो बराबर है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। यहाँ पे क्या हुआ, नो चेंज इन क्रोमोसोम, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, नंबर बढ़ गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। अब देखो, सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो आपको ध्यान रखना है कि मियोसिस दो तरीके का होता है। एक होता है उसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकंड, राइट। तो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या हुआ, पहले हुआ मियोसिस फर्स्ट, राइट। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे 2 सेल बना, तो देखो ये भी हो जाएगा n, ये भी हो जाएगा n, मतलब मियोसिस फर्स्ट जब हुआ तो ये क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे क्या हो गया, हाफ हो गया। तो जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन मतलब क्या, घटना, रिडक्शनल डिवीजन। फिर अब यहाँ पे क्या होगा, फिर अब यहाँ पे होगा मियोसिस सेकेंड, क्या होगा यहाँ पे, मियोसिस सेकेंड। तब फिर से यहाँ पे क्या होगा, 2 सेल बनेगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा, 2 सेल बनेगा। तो देखो माइटोसिस में क्या हो रहा है, एक से कितना सेल बन रहा है, 2, और क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम है। तो ये कैसा हुआ, इक्वेशनल। यहाँ पे देखो ये 1 था, यहाँ पे कितना फॉर्म हो रहा है, 4।
राइट। और टोटल ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो जो स्टार्टिंग में पेरेंटल जो क्रोमोसोम नंबर था और फाइनली जो डॉटर सेल है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो सीधा क्या हो गया, हाफ हो गया, राइट। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल। और आप जब डिटेल में पढ़ोगे कभी तो वहां पे मियोसिस में अलग अलग, जैसे चाहे वो माइटोसिस हो या मियोसिस, वहां अलग अलग फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो आपको ये ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ना। तो आप ध्यान रखो कि मियोसिस में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और यही जो क्रॉसिंग ओवर है इसी के कारण यहाँ पे क्या आता है, वेरिएशन आता है। बात समझ में आ रही है आपको। तो मियोसिस जो है, मियोटिक डिवीजन जो है उसमें वेरिएशन आता है। क्यों, क्योंकि वहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल डिवीजन। अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम एक दो देखेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग अब आएंगे इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर पे। और मैं सोच रहा हूँ कि पहले नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे क्रॉप मैनेजमेंट, सॉरी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे टिश्यू की। ओके, सो थैंक यू सो मच।